नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं अपने नॉन स्टॉप टेस्ट नंबर 17। जी दोस्तों, ये जो टेस्ट देख रहे हैं 17, इसका टेस्ट जो है पिछले दिन हुई थी, उसी का आज क्या है कि डिस्कशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्त जितने भी लोगों ने इस टेस्ट 17 को अटेम्प्ट किए हैं दोस्त अंत तक के बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आप लोगों का क्या करेंगे कि हम स्कोर कार्ड दिखाएंगे, यानी मार्क्स दिखाएंगे कि आपने इस 17 नंबर टेस्ट में कितना नंबर लेकर के आए हैं। ठीक है, और दोस्त जो लोग नए हैं, अगर आप भी एनटीपीसी या ग्रुप डी की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो दोस्त जीके जीएस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा। और अगर नॉन स्टॉप टेस्ट में दोस्त अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दोस्त आप भी क्या कर सकते हैं कि टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एग्जाम तक के टेस्ट चलेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक चलेगी, और यहीं पे एग्जाम तक के जो है सारे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक के जितने भी वीडियो हमने डाल रखे हैं सारा का प्ले लिस्ट बन चुका है, जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल क्या कर लेते हैं कि दोस्त इस 17 नंबर में जितने भी टेस्ट में क्वेश्चंस डाले गए थे उस सभी को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जो लोग टेस्ट दिए हैं बने रहिएगा अंत तक के, और जो लोग नए हैं दोस्त आप भी बने रहिएगा अंत तक के, ताकि आप देख सके कि इस टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए थे। देखिए, आपको टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं इसमें कि टेस्ट में क्या होता है कि जीएस और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इसमें डाला जाता है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीएस के होते हैं, जनरल साइंस के होते हैं, और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक जीके के होते हैं और जीके के होते हैं। ये दोनों मिला करके डाले जाते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में जो सीबीटी होगी एनटीपीसी या ग्रुप डी की, वो एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेगी, इसलिए अभी से ही क्या कीजिए कि टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल क्या कर लेते हैं कि टेस्ट 17 में जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं उसको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, थोड़ी सी टेस्ट क्या हुई थी कि डिले हो गई थी, हम आपको बता ही दिए थे कि मेरा ट्रेनिंग चल रहा था जिस वजह से टेस्ट डिले हो गई थी, लेकिन अब टेस्ट यहां से डिले नहीं होगी, कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। आज भी आपका टेस्ट नंबर अगला जो है 18 तक हो गया था, 19वां टेस्ट जो है एक्टिव है, तो उसको जाकर के अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए, यह है आपका क्या है कि जीएस है, यानी कि जनरल साइंस से क्वेश्चन है। तो जनरल साइंस को पहले डिस्कस करा देते हैं, फिर उसके बाद स्टैटिक जीके और जीएस के जीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम देखते चलेंगे। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक के, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट बताते हैं, यह पहला नंबर क्वेश्चन है जीएस का। ठीक है, क्या दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है धारा का सूचकांक है, सूचकांक उपकरण है, ये हमें जाना है। मतलब कि धारा को यानी करंट को डिटेक्ट करने वाला हमको इंस्ट्रूमेंट जानना है कि इसमें कौन सा है कौन नहीं है। ठीक है, जो धारा को डिटेक्ट कर सके। बहुतों लोगों ने इसमें गलती मार दिया है, बहुतों लोगों ने इसमें क्या किया है कि आमीटर को मार दिए हैं। ठीक है, ये सेकंड नंबर बहुतों लोगों ने मार दिया है, जो गलती है। धारा का ऐसा ही मात्रक जो होता है क्या होता है कि एम्पियर होता है। यहां पे कहा जा रहा है ये चीजें कि करंट को डिटेक्ट करने वाला हमको उपकरण चुना है, जो करंट अगर थोड़ा सा भी फ्लो हो ना तो उसे डिटेक्ट कर ले कि हाँ यहां से क्या हो रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, तो वो हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट इसमें ढूंढना है। ठीक है, देखिए वैसे इंस्ट्रूमेंट का आपका नाम बताते हैं कि ये 4th नंबर गैल्वेनोमीटर। ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सर्किट से अगर करंट पास होती है तो तुरंत वो क्या करती है, डिटेक्ट कर लेती है और ये इंडिकेट करती है कि यहां से करंट पास हो रही है। ठीक है, तो ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि सही होगा। ठीक है, किस तरह का होता है दिखा देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर होता है, सर्किट से अगर कहीं भी अगर मान लीजिए कि पास हो रही है करंट, तो ये इसे डिटेक्ट कर करके बताती है, ये विक्षेपित होने लगता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी आमीटर की बता देते हैं, तो आमीटर देख लीजिए, आमीटर इस तरह की होती है, ये आमीटर होता है। ये क्या काम करता है, आमीटर जो है ये करंट का एसआई धारा जो होता है उसका एसआई मात्रक होता है, धारा को मापने का काम करता है, डिटेक्ट करने का नहीं। डिटेक्ट गैल्वेनोमीटर करेगा, लेकिन धारा कितना प्रवाहित हो रहा है सर्किट से ये मापेगा अपना एम्पियर। वोल्टेज आपको दिखा देते हैं, ये हो गया वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज या विभवांतर को मेजर करने का काम करता है ये। ठीक है, एक आपका ऑप्शन में था मैग्नोमीटर करके था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये मैग्नोमीटर हो गया, दो तरह के हैं, एक ये मैग्नोमीटर है, एक ये मैग्नोमीटर है। दो मैग्नोमीटर होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। काम क्या करता है मैग्नोमीटर, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। एक तो होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र को जो है सूचित करता है, मतलब मेजर करता है कि कितना तक के, किस एरिया तक के जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है जा रहा है, उसको जो है मेजर करने का काम करता है। और दूसरा जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जानते होइएगा, उसको जो है मेजर करने का काम करता है। तो दो काम जो है मैग्नेटोमीटर काम करता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये चारों को याद रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि हम ऐसा समझा देंगे ना दोस्त कि आप भूलिएगा नहीं, यहीं पे आपको खत्म हो जाएगा, पूरा याद करके चले जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, क्या दे दिया है कि
ये दे दिया कि पानी के अंदर क्या होता है कि ध्वनि तरंग को मेजर करने के लिए, मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं उसका नाम बताना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप पानी के नीचे व्हेल मछली का जो है साउंड आपको सुने हुईगा, तो उसको क्या पानी के अंदर आप जाइएगा तो आपको क्या होगा कि साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि एयर का मीडियम नहीं होता है, तो आपको कानों तक क्या होता है कि नहीं पहुंच पाता है। कानों तक अगर एयर पहुंचेगा तो पानी आपके कानों के अंदर चला जाएगा, जो आपके कानों को खराब कर सकता है। तो क्या करते हैं कि हम लोग जो है थोड़ा सा कवर करके चलते हैं। तो वहां पे क्या करना है कि पानी के अंदर जो साउंड होती है उसको सुनने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, हमें ये चीजें जानना है। ठीक है, देखिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़े लिखे हुए भी, याद किए हुए भी हैं कि पानी के अंदर अगर किसी भी साउंड, कोई भी साउंड होती है, उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। ये फोर्थ नंबर। ठीक है, हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं पानी के अंदर जो भी शोरगुल होता है। किस तरह का होता है थोड़ा देख लीजिए, बता देते हैं कि ये आपका हाइड्रोमीटर होता है, ये पानी के अंदर होता है। पानी के अंदर इसको डाला जाता है, डालने के बाद पानी के अंदर जो भी हलचलें होती है, पानी के अंदर तूफान है या उसके अंदर व्हेल मछली बोले, या मान लीजिए कि पानी के अंदर जो भी जीव जंतु, जलीय जीव जंतु होती है, वो अपना आवाज निकालते हैं। किस तरह की आवाज निकालते हैं उसको डिटेक्ट करता है। ये डिटेक्ट करके क्या करता है कि ध्वनि साउंड को इलेक्ट्रिकल साउंड में कन्वर्ट करता है। साउंड जो होता है उसको इलेक्ट्रिकल में, यानी कि आप विद्युत में कन्वर्ट करता है। फिर इसमें क्या होता है कि एक ट्रांसमीटर लगा होता है। ठीक है, ये एम्पलीफायर लगा होता है, एम्पलीफायर। तो ये क्या करता है, ध्वनि को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और एम्पलीफायर तक के जो पहुंचाने का काम करता है। एम्पलीफायर क्या करता है कि उस जो इलेक्ट्रिकल रूप में जो ध्वनि आता है डाटा के रूप में, उसको रिसीव करती है। रिसीव करने के बाद फिर एम्पलीफायर क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है, फिर उसको रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर पे कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए हैं? कभी कभी पूछ देता है ये चीजें कि हाइड्रोफोन जो है किस तरह से काम करता है। तो हाइड्रोफोन जो है जान लीजिए कि साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, फिर एम्पलीफायर उसमें लगा होता है जो इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर पे उसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पानी के अंदर ये सुनने में काम आता है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये चीजें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखते चलिएगा। ये देखिए, प्रतिरोधकता को जो है गणना करने के लिए हम किस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं ये हमें जानना है। किसी भी कंडक्टर में अगर मान लीजिए कि रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी को हम कैसे काउंट करेंगे, किस फार्मूला के द्वारा निकालेंगे, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए रेजिस्टिविटी को जो इंडिकेट हम लोग करते हैं वो सिग्मा से करते हैं। आज सिग्मा बराबर यानी रेजिस्टिविटी जो होता है वो होता है आर इंटू, ये फर्स्ट नंबर, आर इंटू ए बाई एल होता है। ठीक है, सिग्मा बराबर जो होता है सो रेजिस्टिविटी का, तो ये इसके द्वारा क्या करता है कि हम जो है प्रतिरोधकता क्या यानी रेजिस्टिविटी को हम काउंट कर सकते हैं। इसमें रेजिस्टिविटी को क्या दिख रहे हैं इसमें कि रेजिस्टेंस यानी कि ये प्रतिरोध के समानुपाती, क्षेत्रफल जो है उसके समानुपाती क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जिसको हम लोग जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, उसके समानुपाती और लंबाई के विरुद्ध समानुपाती होती है। तो लंबाई जैसी बढ़ेगी वैसी रेजिस्टिविटी का मान क्या होता है कि कम जाता है। जितना लंबाई कम रहेगा उतना रेजिस्टिविटी का क्या होता है कि मान बढ़ता चला जाता है। लेंथ पे डिपेंड भी करता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक कभी कभी पूछ देता है कि रेजिस्टिविटी जो होती है, ठीक है, प्रतिरोधकता जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसका एसआई मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि सवाल जो है पूछे जाते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। धारावाही परिनालिका है जिसको सोलेनोइड हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कहता है कि वो किस पे डिपेंड करती है, उसका स्ट्रेंथ जो होता है सोलेनोइड का वो किस पे डिपेंड करती है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते चलते हैं, बताते चलते हैं कि किस पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती है। तो पहला तो देख लीजिए, पहला नंबर ये दे दिया कि सोलेनोइड जो होता है उसके घूर्णन की संख्या पे डिपेंड करती है, तो ये बिल्कुल सही है। सोलेनोइड जो होता है वो घूर्णन की संख्या पे डिपेंड करती है। बताते हैं थोड़ी देर में आपको कि कैसे डिपेंड करती है, नहीं करती है, बिल्कुल समझ के जाइएगा। दूसरी ये चीज जान लीजिए कि दूसरा नंबर आपको दे दिया ये चीजें कि धारा की जो ताकत होती है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट होती है, उस पर भी डिपेंड करती है ये। ठीक है, और ये कोर की जो प्रवृत्ति मटेरियल की जो होती है, नेचर ऑफ मटेरियल, उस पर भी डिपेंड करती है। अगर देखा जाए तो ये तीनों पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फोर्थ नंबर आंसर आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि उपयुक्त में सभी पे डिपेंड करती है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि ये सोलेनोइड हो गया अपना, ये क्या हो गया कि सोलेनोइड है। सोलेनोइड में होता क्या है कि इसमें देखिएगा कि इसके अंदर से क्या होता है कि इसके चारों ओर जो होता है कॉपर का वायर लपटा होता है, और एक सिरे को क्या करता है दूसरे सिरे को जो है बैटरी से कनेक्ट करके, इसको स्विच से कनेक्ट करके इसमें क्या करता है, स्विच ऑन ऑफ कीजिएगा तो इसके चारों ओर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चारों ओर जो है लपेटे हुए हैं इस तरह से, यही मेरा क्या होता है कि सोलेनोइड होता है मेन रूप से। और इसमें करंट धारा प्रवाहित करने पे क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड करता है इस पे कितना वायर लपेटा गया है।
जितना ज्यादा वायर लपटा गया है उतना चुंबकीय जो है क्षेत्र उत्पन्न होता है, उतना मैग्नेटिक फील्ड जो है ज्यादा उत्पन्न होता है। जितना वायर कम लपेटिएगा उतना क्या होगा कि एरिया जो होगा चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड्स का वो कम होगा। इसकी लंबाई जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना कम जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। इसको ध्यान रखिएगा, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सोलेनोइड के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। एएलयू मतलब क्या होता है? एएलयू का पूरा नाम इसमें पूछा जा रहा है। एएलयू होता कहां है ये भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए एएलयू का ऐसे पूरा नाम जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब समझिए कि एएलयू होता कहां है। बहुत लोग जानते होइएगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो एएलयू का मतलब जानते नहीं होंगे कि कहां लगा होता है, कहां नहीं लगा होता है, उसका काम क्या होता है। देखिए बहुत लोग तो सीधा रट लेते हैं कि चलो ठीक है एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, लेकिन है क्या? ये क्या है कि कंप्यूटर में एक छोटा सा डिवाइस होता है जो मेमोरी से कनेक्टेड होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। आप जो भी कमांड देते हैं अपने कीबोर्ड से, ये एएलयू के थ्रू ही जाकर के मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है, और आउटपुट में आपको देता है ये चीजें। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू में होता है, कंप्यूटर के सीपीयू में होता है। इसका काम जो होता है क्या होता है? जोड़ घटाव गुणा भाग जो देखते हैं, ये इसका काम होता है करने का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोग जो कंप्यूटर पे करते हैं वो इसका काम होता है करने का। जो किस पे काम करती है? आप इंटर में पढ़े होइएगा बुलियन अलजेब्रा, जिसमें एंड गेट, और गेट, नॉट गेट पढ़े होइएगा। उसी प्रिंसिपल पे क्या करता है कि ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट काम करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, सबको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि जिस पिंड पर क्या किया जाता है कि कार्य किया जाता है उसका क्या होता है, ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए आप किसी भी बॉडी पे अगर काम कर रहे हैं तो उस बॉडी का होता क्या है, उस बॉडी में होता क्या है। मान लीजिए कि किसी बॉडी पर हैमर चला रहे हैं, उसमें होता है क्या है? ये चीजें होता है कि एनर्जी गेन होता है उससे। क्या होता है? एनर्जी गेन, मतलब कि ऊर्जा प्राप्त होता है उससे, ठीक है। अब कैसे होता है ये बता देते हैं। ये सेकंड नंबर पहले तो जान लीजिए कि आंसर करेक्ट होगा कि उससे ऊर्जा क्या होता है कि प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि किसी भी बॉडी में कोई भी वस्तु हो, कोई भी पिंड हो, उसमें क्या होता है कि एनर्जी होता है। कैसे एनर्जी होता है? एक तो जान लीजिए, आप पढ़े होइएगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पढ़े होइएगा, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पढ़े होइएगा। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था में जब बनी रहती है, वो गति में नहीं रहती है, तो विराम अवस्था के कारण उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है हम लोग उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो उस पर अगर वर्क करते हैं तो उस पे जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकती है या स्थितिज ऊर्जा में होती है। तो उससे ऊर्जा क्या होता है कि हमें गैन होती रहती है, ठीक है। एक काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा होता है, जिसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी या वस्तु क्या होती है कि अगर चलती रहती है, चलने के कारण अगर वो क्या होता है कि अपना एनर्जी प्राप्त करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो उसमें किसी न किसी रूप से क्या होता है कि आप एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं उसमें, चाहे वो वस्तु स्थिर अवस्था में हो, चाहे वो वस्तु चल रही हो, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हाँ अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि इनमें से कौन सा जो है बायोसाइड का रूप नहीं है, ये हमें जानना है, ठीक है। बायोसाइड का रूप कौन सा नहीं है ये हमें जानना है। देखिए बायोसाइड का मतलब भी बता देते हैं आपको क्या होता है। पहले तो ये जानना था कि बायोसाइड का रूप है कौन नहीं। देखिए ये फोर्थ नंबर आपका करेक्ट होगा कि बायोसाइड का रूप जो है ये ब्लीच नहीं है। बायोसाइड मतलब क्या? ज्यादा इफेक्ट, मतलब कि नहीं देना ये चीजें, ठीक है। तो ये ब्लीच हो गया। आप ब्लीच अब समझिएगा कि ब्लीच आखिर होता क्या है, बता देते हैं। जैसे देख लीजिए, इसको देख करके आप पता कर सकते हैं कि ब्लीच होता क्या है। तो ये ब्लीच क्या होता है कि ब्लीचिंग, फेस का क्या होता है कि ब्लीचिंग करना होता है ना। बहुत लोग जानते होइएगा, जो लोग करवाते होंगे ब्लीचिंग अपने फेस का, उन्हें पता होगा कि ब्लीचिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग क्या होता है कि ब्लीचिंग में आपको जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है मिला हुआ, ठीक है। इसको फेस पे लगाते हैं, जब आप फेशियल जाते हैं करवाने के लिए, उसमें ब्लीचिंग कर देगा आपको। तो ये फेस पे लगाता है। फेस पे लगाने से इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं या छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं, या आपके ये डेड सेल्स जो होते हैं चेहरे पे वो रिमूव हो जाते हैं। वहां से आपकी चेहरे क्या होते हैं इस वजह से चमकना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप जा करके 2-4 दिन पे ही फेशियल कराना शुरू कर दीजिए। जो जितना आपको फायदा करता है उतना घाटा भी करता है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो लोग तो फेशियल करवाते ही हैं, लेकिन फेशियल का इसका जान लीजिए, फेशियल मतलब ब्लीचिंग भी करवाते हैं। तो ब्लीचिंग करवाते हैं, इसके घाटे भी है और इसके फायदे भी है। अब फायदे इसके क्या है पहले तो ये जान लीजिए कि फायदे ये चीजें होता है। आपको पहले बताया कि ब्लीच जब कराते हैं तो इसमें सोडियम जो है हाइपोक्लोराइड होता है, जिसकी वजह से जीवाणु या डेड सेल्स जो होते हैं रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे जो होते हैं वो साइन करने लगते हैं, ठीक है। दाग धब्बे क्या होते हैं कि रिमूव हो जाते हैं, छूट जाते हैं और अच्छा आपका ग्लो करना लगता है चेहरा, ठीक है। ये काम होता है। लेकिन अब इसके नुकसान भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं है कोई भी चीज का,
कोई भी चीज यूज करते हैं तो उसका जितना बेनिफिट होता है उसका उतना ही लॉसेस भी होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसका हानि क्या है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर बार बार आप अगर चेहरे पे अपना ब्लीचिंग करवा रहे हैं तो ब्लीचिंग कराने से बहुतों का क्या होता है कि साइड इफेक्ट ये चीज होता है कि चेहरे जलन करने लगता है, बहुतों का जलता होगा, बहुत लोग जानते होइएगा अगर ब्लीचिंग कराते होइएगा तो ये चेहरा जलन सा महसूस होने लगता है, धूप में निकलेगा तो लगेगा कि एकदम जलने लगा है। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि ये जो होता है बार बार ब्लीचिंग करवाइएगा तो ये त्वचा आपका क्या होता है कि लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, जिस वजह से आप तुरंत जो है क्या होगा कि बुजुर्ग लगने लगेगा, ठीक है। तीसरी ये चीज होता है कि बुढ़ापा तो खैर आ ही जाता है जल्दी से अगर जो है इसको ब्लीचिंग करवाइएगा। त्वचा में क्या होता है कि फाइबर की मात्रा आपका होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है कि फाइबर आता है, तो ये फाइबर की मात्रा होता है जो आपको क्या करता है स्किन को जो है शाइनिंग नेचुरली जो है बना करके रखता है। वो फाइबर क्या होता है कि धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और आप आदी हो जाते हैं, चेहरे पर से शाइनिंग आपका खत्म हो जाता है। जब जब ब्लीचिंग करवाइएगा तब चेहरे पे आएगा शाइनिंग, नहीं तो नेचुरली जो आपका शाइनिंग होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये सब लॉसेज होते हैं, इस सबको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि जैविक जो है अशुद्धियों को हटाने के लिए कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपचार उपयोग किया है, ये हमें जानना है। तो ये बंधीकरण है। कौन सा है? बंधीकरण। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा, थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। KMnO4, ठीक है, KMnO4 मतलब पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड का इसमें क्या करना है कि मैग्नीज का जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालना है कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऑक्सीकरण भी संख्या कभी कभी पूछ देता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे पूछता तो नहीं है लेकिन पूछ ही देगा, क्वेश्चन में दिया गया है पूछ भी देता है। देखिए इसमें निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो है सभी का क्या होना चाहिए कि आपको नंबर परमाणु संख्या याद होना चाहिए और कौन इलेक्ट्रॉन्स कौन सा तत्व जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन लेकर के अस्थायी हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करके अस्थायी हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये इतना पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीकरण जो है संख्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे निकाला? जैसे कि मान लीजिए कि पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना होता है? चलिए इसको हम पहले ऑप्शन ही आपको दिखा देते हैं फिर आपको बना के दिखा देते हैं। ऑप्शन आपको बताते हैं कि ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। आप कैसे थोड़ा सा होगा करेक्ट जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो है बना करके जो है पूछा जाए या बनाने भी आना चाहिए। तो आपको बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये KMnO4 है, ठीक है, KMnO4 है। पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का 19 होता है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका पोटेशियम का लिख सकते हैं 2881, यही लिख सकते हैं 2881, ये हम लिख सकते हैं। 2 8 10 10 8 18 1 19, तो 19 हो गया। अब एक हो गया तो एक जो है ये क्या करेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा तो ये अस्थायी होगा, क्योंकि अस्थायी होने के लिए इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो ये अस्थायी होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं से, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। तो पोटेशियम पे +1 होता है, तो इस पे +1 हो जाता है पोटेशियम पे, ध्यान रखना है। उसी तरह से मैग्नीज के है, तो मैग्नीज को तो हमको निकालना ही है, इसको एक समान लेते हैं क्योंकि मैग्नीज का निकालना है। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 6 लिख सकते हैं। तो 6 से 6 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग नहीं करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कम चाहेगा कि लेकर के अस्थायी हो जाए। तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसे, तो 2 किसी से ले लेगा, जब लेगा तो ये ऑक्सीजन पे माइनस हो जाता है, -2 जो है इस पे चढ़ जाता है। अब यहीं से खेल शुरू होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। क्या करेंगे कि MnO4 है, इसमें क्या करना है कि K है, K की जगह पे देख लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन है, त्यागेगा तो +1 देंगे, फिर प्लस देंगे। और उसके बाद जो है मैग्नीज को हमको निकालना है, तो मैग्नीज के लिए क्या करेंगे? +X करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है कि 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 हो जाएगा। तो ये -2 × 4 करेंगे, क्योंकि जो है O4 है, तो 4 करेंगे। यहां से कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने पर देख लीजिए ये आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आ जाएगा। तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होगा? +7 होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ऑक्सीडेशन संख्या जो है निकाले जाते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा H2O यानी जल में अगर मान लीजिए कि घुला देते हैं तो फुफकारने जैसी जो है ध्वनि उत्पन्न करता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इसमें से अब आपको ऑप्शन चुन लेना है। जिसको जल में डालते हैं यानी पानी में डालते ही क्या करेगा कि उसमें से साउंड निकलेगा फुफकारने की, तो उसमें से कौन सा है? देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये थर्ड नंबर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में आप डालिएगा तो क्या होगा? पानी में डालते ही कैल्शियम ऑक्साइड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। आप कहिएगा कि फुफकारने की आवाजें क्यों आती है? क्योंकि कैल्शियम ये
कैल्शियम ऑक्साइड जो आप देख रहे हैं, ये क्या है कि चूना का सूत्र होता है, ठीक है, किसका? चूना का। जब चूना को पानी में डालते हैं तो वो फुदफुदी जैसा आवाज आता है। क्यों आता है? क्योंकि हीट की वजह से, उष्मा की वजह से ये जल्दी से जो अपने आप को ठंडा करना चाहेगा, पानी के साथ में रिएक्ट तेजी से करता है। इसलिए क्या होता है कि इसमें फुफकारने की जैसे आवाज आता है, बुलबुला के रूप में ऊपर आते रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि मोबाइल द्वारा कहता है कि उत्पन्न ई कचरे में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप मोबाइल चलाते हैं घर में, या काफी समय पुराना हो गया होगा मोबाइल, 5 साल 7 साल पहले। अब बहुत ऐसे मोबाइल होंगे जो आप कचरे में फेंक दिए होंगे, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, सबसे अधिक मात्रा में ये जानना है हमें। देखिए मोबाइल तो वैसे जनरली जान लीजिए कि खराब हो जाए तो उसे सही तरीका से डिस्ट्रॉयड करके फेंक देना चाहिए। लेकिन बहुत लोग करते हैं कि चलो ठीक है मोबाइल खराब हो गया है तो क्या करते हैं कि कचरे वाले आते हैं, चलो कचरे वाले हाथ में बेच देते हैं। कोई कप खरीद लेते हैं, कोई कुछ भी खरीद लेते हैं उसके मदद से। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दीजिए, उसको तोड़ दीजिए, अच्छी तरह से डिस्ट्रॉयड करके हटा दीजिए, तब दीजिए। नहीं तो कचरे वाले के हाथ दीजिएगा, उसके बाद जो है वो क्या होता है कि कंपनी के पास चली जाती है। तो आप जो सोच रहे होंगे कि कंपनी के पास जो मोबाइल खराब हो गया, चलो ठीक है इसको यूज नहीं कर पाएंगे, लोग यूज कर लेते हैं। कैसे यूज होता है पता है? सर्किट का जो किट होता है वो पूरी तरह से खराब नहीं होता, उसमें आप जो भी चीजें डिलीट करके रखते हैं, जो भी चीजें, वो सभी उसमें सेव होते हैं। उसको जो है निकाला जा सकता है और वो निकाल करके आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, इसलिए वो पूरी तरह से खराब नहीं होता है। तो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कीजिए, जला दीजिए, हटा दीजिए। कभी ऐसे जो है पूरी तरह से फोन मत बेचा कीजिए, ठीक है। वो कभी डिलीट नहीं होता है। अगर सोच रहे हैं कि हम डिलीट कर दिए, एवरी1 कर दीजिए, फॉर्मेट मार दिए, डिलीट हो गया, नहीं, उसमें डाटा स्टोरेज होता है, ध्यान रखना है चीजें। तो चलिए उस कचरा में हमको जानना है कि उसमें होता क्या है। तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो होता है उसमें कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर। ये तो ये सबसे ज्यादा जो है कॉपर होता है। कंपनी उसे जो है कोई भी एक होता है, ठेकेदार होता है, वो जाकर के ले लेती है, कंपनी को हाथ से फिर से दोबारा बेचती है, फिर उसको जो है रिन्यू करके जो है मार्केट में भी लाया जाता है, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो उससे निकाले जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि टेकोफ्रोल की कमी से क्या होता है कि पुरुष और महिला में क्या होता है ना कि बांझपन हो जाता है। तो टेकोफ्रोल जो होता है वो किस विटामिन में होते हैं ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों से देखिए विटामिन का ही नाम दे दिया है कि विटामिन में किस विटामिन को टेकोफ्रोल कहते हैं, और उसकी कमी से महिला या पुरुष में क्या होता है कि बांझपन होने की संभावना होती है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, विटामिन ई। विटामिन ई के शरीर में अगर कमी हो जाए तो ये चीजें जान लीजिए कि बांझपन होने की संभावना अधिक होती है। आखिर इसकी पूर्ति कहां से होती है? इसकी पूर्ति करने के लिए आप क्या कीजिए कि अंकुरन बीज का सेवन कीजिए। अंकुरन बीज कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए कि चना भिगो करके रख दिए, थोड़ी थोड़ी देर निकल जाती है उसमें से अंकुरन, उसके बाद जो उसको खाइए, उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है कि आपका विटामिन ई की मात्रा होती है, ठीक है। तो उसका सेवन करना चाहिए, इससे आपका क्या होगा, शरीर में जो विटामिन ई की जो है क्षमता बनी रहेगी। या कभी कभी क्वेश्चन ये चीज दे देती है कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है, तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किस पौधे के तने का जो है, मतलब कि किसी पौधे का तने का क्या होता है कि कठोर भाग होता है, तो वो किस कारण से होता है ये हमें जानना है, ठीक है। कोई भी पौधा होता है, देखते होइएगा, कोई पौधा कोमल होता है, कोई पौधा क्या होता है कि काफी कठोर होता है। जैसे मान लीजिए कि देखे होइएगा शीशम का पेड़, आम का पेड़ क्या होता है कि काफी कठोर होता है, उसका ताना तोड़ने से भी नहीं टूटता है, ठीक है। तो वो कठोरता किस कारण से होता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो काफी कोमल होते हैं, जैसे कि केला का पेड़ हो गया, काफी कोमल होता है, आराम से उसको जो है निचोड़ के हटा सकते हैं। तो ये कोमल होता है पौधे के तना, या पौधे जो कोमल होते हैं, या पौधे जो होता है क्या होते हैं कठोर होते हैं, वो किस कारण से होते हैं ये हमें जानना है। तो पहले तो जान लीजिए कठोर किस वजह से होता है। कठोर के लिए ये 1st नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, स्क्लेरेंकाइमा। पौधे में क्या होता है कि ये स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है कि टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, जिस वजह से पौधे को काफी स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये जान लीजिए कि पौधे आखिर कमजोर क्यों होते हैं, उसमें आखिर क्या पाया जाता है जिसकी वजह से कमजोर होता है। तो कैलेनकाइमा, क्या कैलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा और कैलेनकाइमा, ध्यान रखिएगा, पढ़े होइएगा आप लोग 9th क्लास में। स्क्लेरेंकाइमा कैलेनकाइमा ही क्या करता है कि पौधों को जो है ये सॉफ्ट बनाती है, और स्क्लेरेंकाइमा जो होता है वो पौधों को काफी हार्ड यानी कि कठोर बनाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि केसर जो है, केसर का यूज जो होता है कि कहता है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के किस भाग से हम लोग जो है उसका उपयोग करते हैं ये जानना है, ठीक है। तो अगर केसर आप देखे होइएगा तो शायद आपको अंदाजा लग जाएगा कि पौधे के किस भाग से निकलता है, ठीक है। देखिए केसर जो होता है वो क्या होता है,
ये जान लीजिए कि ये ठंडे प्रदेश में उगाई जाती है। केसर जो होता है ज्यादा उष्मीय वाले क्षेत्र जो होता है या जहां पे धूप ज्यादा होती है वहां पे केसर नहीं उगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कश्मीर में चले जाइएगा, हिमालय क्षेत्र में चले जाइएगा, तो आपको क्या होगा कि वहां पे केसर ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। वहां आप लोग जो घर पे भी उगा सकते हैं इसको, क्योंकि केसर काफी महंगा होता है, ये तो पता ही है। तो केसर आप उगा सकते हैं, कैसे उगाना है ये बाद में बता देंगे। पहले तो ये चीजें जान लीजिए कि केसर पौधे के किस भाग से निकलता है। तो केसर का फूल होता है, ठीक है, फूल के वर्तिकाग्र होता है जिसको एस्टिग्मा कहते हैं। उस एस्टिग्मा से क्या होता है कि केसर को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर एस्टिग्मा से कहा है, तो ये केसर का पौधा है, देख लीजिए ये एस्टिग्मा से ही क्या करते हैं, इससे जो है ये केसर प्राप्त किया जाता है। पौधे की तरह होता है, फूल की तरह होता है, इसी से एस्टिग्मा से निकाल करके एक एक दाना निकाल करके इसको सुखाया जाता है, फिर केसर तैयार किया जाता है। इससे काफी कॉस्टली होता है इसीलिए, ठीक है। ये ठंडे प्रदेश में जैसे कि हिमालय वाले क्षेत्र हो गया, कश्मीर वाले क्षेत्र हो गया, वह सब क्षेत्र में जो है ज्यादातर उगाए जाते हैं। अगर मान लीजिए कहेगा कि नहीं चलो ठीक है इसको हम केरला में उगा देंगे, तो नहीं उगेगा, क्योंकि इसके अनुकूलित जो है मौसम नहीं मिलेगा, इसके अनुकूलित जो है वातावरण नहीं मिलेगा, वो वहां पे नहीं उगेगा, डेड हो जाएगा पौधा, ठीक है। तो इसलिए जो है ठंडे प्रदेश में होता है। अब इससे टेम्परेचर के लिए जो है मान लीजिए कि इसके टेम्परेचर कितनी चाहिए, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में उगाई जाती है। तो अगर आप आसपास में ऐसा टेम्परेचर माहौल बना करके रख सकते हैं तो आप केसर को उगा सकते हैं, ठीक है, और बेच भी सकते हैं, तुरंत जो है अमीरो अमीर बन जाइएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि डैश वायरस का अध्ययन है। वायरस का स्टडी क्या कहलाता है ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए वायरस का स्टडी जो होता है वो वायरोलॉजी होता है। क्या होता है? वायरसलॉजी। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि वायरोलॉजी जो होता है ये वायरस का अध्ययन होता है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कौन सा उत्तक कहता है कि सबसे भीतरी उत्तक है जो जाइलम और फ्लेम को जन्म देता है, ठीक है। देखिए कभी कभी आपको कोशिका दे देता है, कभी कभी उत्तक दे देता है कि कौन सा कोशिका जो है वो जाइलम और फ्लेम को जो है निर्माण करने में या जन्म देने में जो है मदद करती है, या कौन सा उत्तक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा उत्तक है जो जाइलम और फ्लेम को जन्म देती है। देखिए उत्तक की अगर बात कर लेते हैं तो ये कौन सा उत्तक है? जाइलम फ्लेम तो आप जानते होइएगा, जाइलम फ्लेम आपको जानते होइएगा। जाइलम क्या करता है कि ये संवाहक उत्तक होते हैं। एक तरह से पौधे में दो तरह के संवाहक उत्तक होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है कि जड़ से पौधे को ऊपर तक के क्या करता है कि जल और खनिज लवण पहुंचाने का काम करता है, जाइलम जो होता है। सो फ्लोएम क्या करता है कि पत्ते द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाना बनती है उस खाना को पौधे के विभिन्न क्षेत्रों में ऊपर से लेकर के नीचे तक के क्या करता है कि खाना पहुंचाने का काम, यानी फूड पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, ठीक है। तो ये दोनों संवहन उत्तक होते हैं। इसका जो जन्म देते हैं वो कौन जन्म देता है ये हमें जानना है। तो ये प्रोकैरियोन देता है। कौन? प्रोकैरियोन। इसको ध्यान में रखिएगा, ये सेकेंड नंबर। ये उत्तक होता है जो क्या करता है कि ये जाइलम और फ्लेम को जो है जन्म देने का काम करता है। अगर कोशिका की अगर बात कर लेता है तो कैम्बियम मार देते। क्या मारते? कैम्बियम। ध्यान रखिएगा, तब हम मारते कैम्बियम। एक कोशिका है जो क्या करता है, पौधे में पाई जाती है, जो जाइलम और फ्लेम को जन्म देने का काम करता है। बाकी अगर उत्तक है तो ये आराम से टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किसी द्रव पर, कहता है किसी द्रव पर अणुओं की एक दूसरे से चिपकने की प्रवृत्ति को माप जो है क्या कहलाता है ये हमें जानना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि द्रव है, दो द्रव ले लीजिएगा, उसको आपस में सटाइएगा तो क्या होगा कि सट जाता है। तो वो आपस में सट जाता है, चिपक जाता है। वो चिपकने की प्रवृत्ति जो होती है, उसकी नेचर जो होती है वो क्या कहलाती है, किस वजह से चिपकती है ये हमें जानना है। देखिए वो उसका चिपकने का जो नेचर होता है वो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि सरफेस टेंशन और पृष्ठ तनाव की वजह से सटते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अणु होते हैं जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, वो सट जाते हैं। चलिए तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो आपके किसके थे, जो मैंने बता दिया कि जीएस के क्वेश्चन थे, जनरल साइंस के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं कि जीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो क्वेश्चन में डाले गए हैं। उसके बाद आपको बता देंगे कि आप टेस्ट में कहां से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कहां से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते रहिएगा, बताते हैं इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए ये अगला नंबर क्वेश्चन है, मतलब कि जीके के क्वेश्चन है। क्या दे दिया है कि आर्यभट्ट और दे दिया है कि वारामिहिर जो विख्यात थे वो किस युग काल के थे ये हमें जानना है, किस युग से संबंधित है ये हमें जानना है। देखिए वारामिहिर और आर्यभट्ट की अगर बात कर लेते हैं तो ये गुप्त वंश से संबंधित थे। किससे? गुप्त वंश से। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि गुप्त वंश से संबंधित थे। अब किस गुप्त में थे ये जान लीजिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम सुने होइएगा, उसी के दरबार में ये दो बड़े विद्वान थे, ठीक है। और आर्यभट्ट के बारे में तो जानते होइएगा कि आर्यभट्ट जो थे वो बहुत बड़े मतलब कि गणितज्ञ थे,
ये चीजें जानना है। और उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था कि शून्य का खोज किया था, शून्य के बाद दशमलव प्रणाली का खोज किया था, जिसके वजह से हम किसी भी वस्तु को, बड़े से बड़े नंबर को आसानी से काउंट कर पाते हैं। अगर आर्यभट्ट जो है जीरो का अगर खोज नहीं करते तो शायद हम जो है बड़े से बड़े चीजों को आसानी से काउंट नहीं कर पाते। बारहमिहिर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बारहमिहिर जो है अंतरिक्ष खगोलीय जो है उसके बारे में भी बहुत ज्ञाता थे। उन्होंने ही सबसे पहले जो है ये चीज जान लीजिए कि अयांश जो जानते हैं, अयांश का जो है इन्होंने ही खोज किया था, जो समय घड़ी जो देखते हैं उसके मेजर करने का काम आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। दोनों वैज्ञानिक दोनों थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के विद्वान। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि चीनी यात्री जो फयान के बारे में सुने होइएगा, वो फयान जो था किस गुप्त के शासन काल के दौरान जो है भारत में आया था, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए फयान जो था ये क्या था, चीनी यात्री थे। ठीक है, पहले चीनी यात्री कह सकते हैं जो भारत में आए थे, और किसके शासन काल में आए थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे। ठीक है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि फयान जो चीनी यात्री थे ये किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत में आए थे। ठीक है, उन्होंने भारत की बात तो छोड़िए, मध्य एशिया, भारत, श्रीलंका, ये सब में आकर के यात्रा किए थे, मतलब कि विजिट भी किए थे। यहां तक कि पाटलिपुत्र भी आए थे, और उन्होंने संस्कृत की शिक्षा के लिए पाटलिपुत्र के किनारे जो है 2 साल तक के जो है उन्होंने क्या किया था कि वो मतलब कि बंदरगाह पे रहे थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सब चीजें, तीर्थ यात्री पूछ देते हैं ये। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये हमें जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। बहुतों ने इसमें राष्ट्रपति मार दिया, दोस्त गलत है। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ये चीजें जान लीजिए। तो राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री करा ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है। कौन, राज्यपाल यानी गवर्नर। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करता है ये राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि मुख्यमंत्री का काम क्या होता है। तो मुख्यमंत्री का जो कार्य होता है, जितने भी सरकारी कार्य होते हैं, पूरे स्टेट के कार्य होता है, उसका एक तरह से मान के चलिए कि हेड होता है। वो विभिन्न कार्यों को जो है अपने से नीचे जो मंत्री होते हैं उस सभी को कार्य सौंप देते हैं। ठीक है, जैसे कानून मंत्री, सेवा, स्वास्थ्य मंत्री, फला चिल्ला, बहुत सारे जो है होते हैं वर्ग, उस सभी को जो है अपने मंत्रियों को सौंप देते हैं। तो ये एक तरह से कार्य का जो करने का काम होता है उसका मेन हेड होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को भी हटाया जा सकता है, विधानसभा के द्वारा हटाया, राज्य विधानसभा होता है ना, उसके द्वारा जो है मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जान लीजिए कि इसका कार्यकाल जो है कोई लिमिट नहीं होता है। वैसे 5 साल के लिए जो है मुख्यमंत्री को चुन लिया जाता है और दोबारा 5 साल के बाद जो है चुनाव किया जाता है। इसका कार्यकाल जो है फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर दे दिया कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, ये हमें जानना है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, दोस्त पूछे जाते हैं। कभी कभी चीन का शोक पूछ देगा, जिसे हांगहो नदी हम लोग कहते हैं। ठीक है, चीन का शोक। बिहार का शोक किसे कहते हैं ये जान लीजिए, तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार का शोक जो कहते हैं हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। किसे, कोसी नदी को। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अब शोक क्यों कहते हैं, शोक का मतलब क्या होता है, दुख। वो जब भी बाढ़, मतलब कि कोसी नदी से बाढ़ आती है तब तक बिहार में क्या होता है कि वो दुख पहुंचा के जाता है। दुख कहने का मतलब क्या है दोस्त, बाढ़ जब आती है तो लाखों लोगों की घरों को बेघर कर देते हैं। ठीक है, लोग जो है घर से बेघर आकर के जो है बाहर जो है टेंट लगा करके रहना शुरू कर देते हैं। कृषि क्षेत्र जो है पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। बाढ़ जाने के बाद जो है उसमें क्या होता है कि बड़े ऊपर खाबर जो है खेतों में, मतलब कि समतल नहीं रह पाते हैं, ऊपर खाबर हो जाते हैं, जिस वजह से खेती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो बिहार के लिए, मतलब कि इसलिए इसको जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो ये 720 किलोमीटर है। निकलती कहां से है, तो ये नेपाल के जो है, नेपाल से निकलती है। कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है, जाकर के बिहार के गंगा नदी में ये मिल जाती है। ये आपका जो है, इसे जो है सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी चीन का शोक जो है हांगहो नदी है, पूछे जाते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा नहीं कराती है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वर्षा नहीं कराती है, ये हमें जानना है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये तमिलनाडु। कौन, तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि किस मुगल बादशाह ने अपनी पत्नी का था कि मुमताज महल जो है उसकी याद में जो है ताजमहल बना दिए थे, ये हमें जानना है। तो अच्छी बात है, क्वेश्चन तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसने मुमताज की याद में ताजमहल बनाए थे, वो शाहजहां थे। कौन थे, शाहजहां, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, शाहजहां।
अपने बेगम जो है, बेगम मुमताज, उसकी याद में जो है बना दिए थे। कब बना दिए थे ताजमहल, ये जान लीजिए 1632 ईस्वी में बना दिए थे। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए, बाकी तो ताजमहल के बारे में सभी जानते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि संविधान के अंतर्गत कहता है कि धन का केंद्रीकरण का उल्लंघन कहता है कि करता है, तो वो कौन करता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए उसका उल्लंघन जो करता है, ये मतलब कि स्वतंत्रता की जो है, कहिए स्वतंत्रता की अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये उल्लंघन करता है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस सबको ध्यान रखिएगा दोस्त। देखिए इस सबका अगर पीडीएफ आपको लेना होगा तो पीडीएफ कहां से ले सकते हैं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, इस सबका पीडीएफ आपको दे देंगे। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स में जो है पीडीएफ इसमें दिया गया है, तो डिटेल्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा पीडीएफ में। जो लोग टेस्ट दिए हैं उसको हम बता देते हैं, सिर्फ डिस्क्राइब थोड़ा सा बहुत कर देते हैं। ठीक है, बाकी अगर टेस्ट देना है तो एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा, एप्लीकेशन पे टेस्ट होते रहता है, वहां पे आप टेस्ट देते रहिएगा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि घटिया वस्तु की मांग गिरती है जब, तो घटिया वस्तु जो होते हैं, जो खराब वस्तु होती है, उसका डिमांड कब घट जाएगा, जब आपके पास पैसा होगा। क्या होगा, जब आपके पास पैसा होगा, मनी होगा, ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो क्या होगा कि वस्तु के जो खराब वस्तु है उसका डिमांड घट जाएगा। आपके पास मान लीजिए कि पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, तो अब मान लीजिए उस समय खराब वस्तु भी आपको सोना लगेगा, उस समय आप जो खराब वस्तु को भी खरीद सकते हैं, फिर उसकी डिमांड घटती नहीं है, डिमांड बढ़ती चली जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी आय, इनकम बढ़ना शुरू करेगा, वैसे ही खराब वस्तुओं की डिमांड जो है घट जाती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होना चाहिए, आय बढ़ जाना चाहिए। आय जब बढ़ती है तो खराब वस्तु की डिमांड घट जाती है। ठीक है, जानते हैं हम लोग। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कहता है योजना किस महापुरुष के नाम पर है, ये हमें जानना है। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है ये महात्मा गांधी के नाम पे है। किसका, महात्मा गांधी के नाम पे, ध्यान रखना है ये। ठीक है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला 2005 में इस साल जो है इसको शुरुआत किया गया था। अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि श्रीलंका की राजधानी कौन सा है, तो श्रीलंका की राजधानी कौन सा है, कोलंबो। क्या है, कोलंबो। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। कोलंबो आपको पता है कि श्रीलंका के एक महानगर है। ठीक है, उसी को जो है राजधानी बनाया जा चुका है श्रीलंका का, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कहता है सतह से हवा मार करने वाली जो है मिसाइल है, ये हमें जानना है। ठीक है, मतलब सतह से हवा मार करने वाली, तो त्रिशूल है। कौन है, त्रिशूल है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। त्रिशूल कैसे समझिएगा, ध्यान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम लोग धरती पे हैं तो हमको ऊपर फेंकना है त्रिशूल, तो त्रिशूल नीचे से ऊपर जाता है तो सतह से ऊपर गया ना, तो ये क्या है कि सतह से हवा में मार करने वाला जो है मिसाइल हो गया ये त्रिशूल। उसी तरह से नाग होता है, नाग जमीन पे चलता है, उछल करके क्या करता है कि काटने का कोशिश करता है, तो सतह से हवा में जाता है, तो सतह से हवा मार करने वाला एक नाग भी मिसाइल है। इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से जो है आप याद कर सकते हैं सारे चीजों को। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि भारत का संविधान दिवस जो है कब मनाई जाती है, ये हमें जानना है। तो इन चारों में से बताइए कि संविधान दिवस कब मनाई जाती है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब संविधान लागू होने वाला था उसके ठीक 1 महीना पहले, 2 महीना पहले क्या हुआ था कि संविधान को जो है उचित रूप से जो है अपना लिया गया था। ठीक है, कब अपनाया गया था उचित रूप से, ये 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर को जो है क्या करते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखी थी, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने। ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने क्या किया था कि सबसे पहले जो है राष्ट्रीय गीत लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का नृत्य शास्त्र है, ये हमें जानना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र का शास्त्रीय नृत्य कह सकते हैं। ठीक है, कहा, आंध्र प्रदेश का। ये थर्ड नंबर थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्या है कि आपका जो है शास्त्रीय संगीत का जो है थोड़ा सा दृश्य है, फोटो है, इसको देख लीजिए। इसमें आंध्र प्रदेश में ये कुचिपुड़ी जो है आपका जो है नृत्य होता है, शास्त्रीय नृत्य होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि महिलाएं जो होती है वो कंगन पहनी रहती है, देख सकते हैं, इसको बिना उना लेकर के जो है बजाते रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, झांझर होते हैं, वो सभी चीजें करते हैं। ठीक है, तबला होता है तंबे का, उसका वाद्य यंत्र भी होते हैं, वो सब जो है क्या करते हैं, बजाते हैं। हल्का मेकअप भी करके रखते हैं। ठीक है, ये आभूषण भी पहन कर रखते हैं, जो तांबे उम्बे के कह सकते हैं, उसका भी आभूषण रहता है। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं कि आपका कुचिपुड़ी जो है ये आप दृश्य मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं आंध्र प्रदेश में।
अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारत में जनगणना जो होता है वो आमतौर पे कितने वर्षों में होता है, की जाती है, ये हमें जाना है। देखिए भारत में जनगणना जो होती है वो आमतौर पे जो है 10 सालों में एक बार जनगणना की जाती है। कितने सालों पे? 10 सालों पे एक बार जनगणना की जाती है। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं जनगणना की, तो सबसे पहले जनगणना कब किया गया था? 1872 ईस्वी में सबसे पहले किया गया था। ब्रिटिश काल में वायसराय जो लॉर्ड मेयो थे उन्होंने सबसे पहले जनगणना कराई थी। लेकिन कुछ समय के बाद क्या किया गया, उस जनगणना को रोक दिया गया पूरी तरह से कि नहीं चलो ठीक है, जनगणना ये सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, फिर 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन आए थे, फिर उन्होंने जनगणना क्या किया था, शुरू किया था। तो 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से ही क्या है कि कंटिन्यू जनगणना चलती आ रही है। तो 2011 में जो है जनगणना हुई थी, जो आपका जो है भारत का जो है जनगणना हुआ था। ये आपको बताते हैं जनगणना कौन करवाते हैं, इसके जान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जो गृह मंत्रालय जो होता है, होम मिनिस्ट्री, वो जो है कि जनगणना कराने का काम करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 साल के बाद होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है, ये हमें जाना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 8वीं अनुसूची में है। किसमें? 8वीं में। ध्यान रखना, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, नहीं ये ना है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में आपका क्या है कि 22 भाषा शामिल है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, बिहार के कहता है कि केसरी के नाम से किसे जानते हैं? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं बिहार का केसरी जो है श्री कृष्ण सिन्हा जी को कहा जाता है, जो प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ये अनुग्रह नारायण, ये सभी क्या थे कि एक अनुग्रह नारायण जी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये एक श्री कृष्ण जी हो गए, एक बड़े नेता में जो है काउंट आते थे। ठीक है, जो एक तरह से कहिए कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे ये लोग। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर कहता है कि टिहरी बांध कहता है कि किस प्रदेश में बनाया गया है, ये हमें जाना है। देखिए टिहरी बांध के बारे में आप जानते होइएगा, टिहरी बांध जो है ये क्या है कि उत्तराखंड में है। कहां पे है? उत्तराखंड में टिहरी बांध है। ठीक है, बहुत बड़ा बांध है, ऐसे कहिए कि भारत का सबसे बड़ा बांध जो है ये टिहरी बांध ही है। दिखा देते हैं आपको, ये टिहरी बांध है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा बांध जो है कहा जाता है कि कौन सा है, तो ये टिहरी बांध है। ठीक है, भारत का ये सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि आखिर बना हुआ कहां है, तो ये भागीरथ नदी जानते होइएगा, अब मितांगना नदी है, ये दोनों के बीच में क्या हुआ कि ये बांध बनी हुई है। इसको बनने में कब से शुरू हुआ था, कब जाकर के इसकी खत्म हो गई थी? तो दोस्त ये जो है 1978 में शुरू हुआ था बनने में, 2006 में जाकर के पूरी तरह से कंप्लीट हुआ था उत्तराखंड में ये बांध। इसकी अगर ऊंचाई देखा जाए इस बांध की, तो इस बांध की ऊंचाई जो है 260 फीट 260 मीटर के आसपास में ये बांध आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये बांध के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख कहता है कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ये हमें जानना है। देखिए शिक्षा के अधिकार से कौन संबंधित है, ये हमें जानना है। तो शिक्षा के अधिकार से जो है आर्टिकल जान लीजिए कि 20A है। कौन है? आर्टिकल 20A। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अब चल लीजिए दोस्त, इतने क्वेश्चन थे जो आपके क्या किए गए थे, टेस्ट में दिए गए थे, जो साइंस से और आर्ट से थे। एक और क्वेश्चन शायद बचा हुआ है, हाँ एक और क्वेश्चन बचा हुआ। देखिए भारत का कहता है 29वां राज्य, भारत का 29वां राज्य कौन सा है, ये हमें जानना। देखिए भारत का 29वां राज्य कौन सा है दोस्त? 29वां राज्य जो है आप जानते होइएगा कि कौन है, ये वाला। ठीक है, तेलंगाना। ये आपका क्या है कि 29वां राज्य है भारत का। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जो थे कि आपका ये दिए गए थे टेस्ट में, जो आपको बता दिए। देखिए आपको क्या करना है कि टेस्ट में अगर पार्टिसिपेट करना है तो कहां से टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं आपको बताते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ERCB सर के नाम से प्ले स्टोर पे, आपको गूगल प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहीं से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पे NTPC या ग्रुप डी के लिए टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट जाइएगा, इसको इंस्टॉल कीजिए, जाकर के टेस्ट लगाइए। चलिए अब क्या कर लेते हैं दोस्त कि जो लोग टेस्ट दिए हैं आप वेट करेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है कि स्कोर कार्ड दिखा देना है। तो क्या होगा कि इस डिस्प्ले पे स्क्रॉल होते रहेगा अपना नाम, और क्या कीजिएगा कि रोल नंबर देख लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए हम जो है आपका नाम नहीं ले रहे हैं। वैसे आपका कम्युनिटी टैब जो होता है, पोस्ट जो होता है यूट्यूब पे, उस पे पोस्ट कर देंगे। बाकी आप रुक जाइए और अपना स्कोर कार्ड देखते रहिएगा। ठीक है, तो 5 मिनट में हम सबको स्कोर कार्ड स्क्रॉल कराते हुए दिखाते चलते हैं, देखते चलिएगा। ठीक है।